हेलो डियर स्टूडेंट्स, CUT CBSE मैथ्स ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम कर रहे हैं लेक्चर 13.4 और इट इज़ बेस्ड ऑन द इट इज़ द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इसके पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं 13.1, 2 एंड 3। यहाँ हम लेकर आए हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और डिस्कस कर रहे हैं जो CUT के लिए और CBSE जो फाइनल पेपर है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1 या क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट 1 मीन्स कंडीशन, सब सारे जो है सेम इंस्ट्रक्शन है। असर्शन रीजनिंग में जो हम प्रॉब्लम किस तरीके से हैं, 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2। स्टेटमेंट 2 इज द असर्शन, स्टेटमेंट 2 इज द रीजन। वी हैव टू मार्क A if assertion and reasoning both are correct and reason is the correct explanation of the assertion, that means of the statement 1, then we have to mark A. B, we have to mark B if both statement are correct but there is no link between statement 1 and 2, then we have to mark B. C, if statement 1 is correct and statement 2 is false, then we mark C and we mark D if statement 1 is itself is incorrect and the reason is correct statement, but it cannot be reason because the statement itself is wrong, then we have to mark D. तो C और D में तो क्लियर है कि एक ना एक स्टेटमेंट गलत होता है। C में स्टेटमेंट 2 गलत होता है और D में स्टेटमेंट 1 गलत होता है, लेकिन A और B में दोनों सही होते हैं। पहले A लगाना है अगर हम रीजन के साथ दिया गया है, और अगर रीजन नहीं दिया गया, दोनों स्टेटमेंट ही दिए गए हैं तो बी मार्क करना है। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट 1 इज असर्शन इज 20 persons आर सिटिंग इन ए रो, टू ऑफ दीज persons आर सेलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 selected persons are not यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इन क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट 1 इज assertion is 20 persons are sitting in a row, 2 of these persons are selected at random, the probability that the 2 selected persons are not together is 0.9, means there are 20 persons means roll number 1, 2, 3, 4, इस तरीके से there are 20 persons. We have to select 2 persons, means number of sample space is 20C2. Again for event we have to take 2 persons who are not together, 2 selected persons are not together. तो together लेना आसान है, मीन्स रोल 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, इस तरीके से 1 2 2 3 3 4 4 5, इस तरीके से लास्ट में 19 20। तो ये टुगेदर लेना आसान है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या आ जाएगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश में नंबर ऑफ ई डैश क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ई डैश 19 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश मीन्स जो टुगेदर है वो आसान है, क्योंकि 19/20C2। अब यहाँ का आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टुगेदर मीन्स 1 माइनस, ये माइनस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 19 × 2 डिवाइडेड बाई 20 × 19। तो 19 कल से दैट इज 2/10, 2/20 मीन्स 2/20 मीन्स 1/10। तो 1 माइनस 1/10 दैट इज 0.9 मीन 9/10। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट इफ A denotes the negation of an event, then probability of A naught is 1 minus probability of A। तो सेम फॉर्मूला हमने यूज़ किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालना था, A नॉट की जगह E लिख दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हमने यूज़ किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश, E नॉट या E डैश। तो ये आपका सेम जो है इसी फॉर्मूले से, मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला यूज़ किया गया है स्टेटमेंट 1 को वेरीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो हियर बोथ आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मीन्स बोथ आर द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। तो वी हैव टू मार्क A। तो A इज द करेक्ट मार्क इज हियर। देन क्वेश्चन नंबर 2, इन एग्जांपल नंबर 2 स्टेटमेंट 1 इज assertion is a natural number x is chosen at random from the first 100 natural numbers, means 1 2 3 up to 99 100, there are 100 natural numbers. We have to take 1 natural numbers, the probability that the, तो 1 natural numbers means 100,
C1 we have to number of sample space, we have number of sample space 100, इस number of sample space तो 100 हो गया। लेकिन हमें पता क्या करना है, द प्रोबेबिलिटी मीन्स इवेंट कहाँ से निकालना है, x माइनस 10 मीन्स x माइनस 10 एंड x माइनस 50 डिवाइडेड बाई x माइनस 30, तो इसको ऊपर प्रोडक्ट कर सकते हैं लेस देन 0, क्योंकि अगर x अपॉन y इज लेस देन 0 दे रखा है, दैट मीन्स x इंटू वाई इज लेस देन 0, क्योंकि इनका दोनों या तो प्लस प्लस होंगे या दोनों या तो एक फर्स्ट प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, या फिर प्लस पहला माइनस होगा मीन न्यूमरेटर माइनस होगा डिनोमिनेटर, या प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अगर यहाँ इक्वल ना लगा हो। इक्वल लगा होता है तो हमें नॉट इक्वल टू 0 घटाना पड़ता है। इसी तरीके से अगर x अपॉन वाई ग्रेटर देन 0 दे रखा है तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, तो ये जो है चेंज कर देते हैं। अब यहाँ इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ आपको पॉइंट क्या मिल रहा है, 10, 30 एंड 50, ये तीनों पॉइंट आपको ये एक्सक्लूडिंग पॉइंट लेने हैं। तो हमें नेचुरल नंबर चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे लेस देन को। तो यहाँ देखोगे ये आपका 50 से ऊपर नंबर रखोगे तो पॉजिटिव ही देगा, मीन्स ये सब प्लस ही रहेगा। यहाँ इसी तरीके से तो ये प्लस रहेगा, 30 ये नेगेटिव रहेगा। यहाँ इसी तरीके से 10 और 30 के बीच में पॉजिटिव रहेगा, इधर आपका रहेगा। तो हमें क्या चाहिए, लेस देन 0। तो लेस देन का मतलब है 10 से 30 के बीच वाले नंबर हों, और साथ में लेस देन 0 में आपके रहेंगे 0 to 10, एक तो 0 to 10 वाले नंबर हों और साथ में 30 to 50 ये नहीं रहेगा। तो 0 to 10 वाले नंबर रहेंगे क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर लेना है, तो ये वाले हिस्सा लेना है यहाँ ये और या फिर 30 से 50 वाले नेचुरल नंबर। तो 0 से 10 के बीच में नेचुरल नंबर करेंगे तो 1, 2 से लेकर 9 तक। इसी तरीके से 30 से लेकर 50 तक लिखेंगे तो 31, 32 और यहाँ हम जो है लिखेंगे लास्ट में हमारा 49 रहेगा, क्योंकि ये नहीं लेना है, एक्सक्लूड करना है। तो टोटल नंबर हो जाएंगे 1 से लेकर 9 तक और 31 से लेकर 49 तक। तो यहाँ पर हो गए 30 से 49, 19 नंबर तो यहाँ हो गए और 9 ये, तो 28 नंबर सीधे टोटल हुए। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 100 है और नंबर ऑफ इवेंट इज 28। तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 28 अपॉन में 100, दैट इज 0.28। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एनी इवेंट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज बिटवीन 0 to 1, ये भी सही है कि प्रोबेबिलिटी किसी की 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, लेकिन इसका कोई लिंक नहीं है स्टेटमेंट 1 से। हमें कोई इसका ये तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है कि नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स हमेशा आएगा ही लेस देन 1। तो यहाँ कोई ये बात जो है इससे कोई लिंक नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट देयर इज नो लिंक बिटवीन स्टेटमेंट 1 and 2, मीन्स एक्सप्लेनेशन इज नॉट जो है एक्सप्लेन टू द स्टेटमेंट 1। तो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द स्टेटमेंट 1 इज assertion is the probability of drawing either a king or an ace from a pack of 52 playing cards is 2/13। The probability of drawing either a king की किंग प्लेइंग कार्ड में 4 होते हैं, 4 सूट होते हैं, हर सूट में एक एक होता है तो 4 किंग होते हैं। एंड एस कितने होते हैं, एस भी 4 ही होते हैं, इक्के। यहाँ किंग मीन्स बादशाह, तो ये भी 4 होते हैं, तो टोटल 8 हैं। इंटरसेक्शन कुछ नहीं है इसमें, एस और किंग में आप इंटरसेक्शन देखोगे निल है, नल सेट है, तो ये 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ देखें 52 प्लेइंग कार्ड्स में से तो किंग की प्रोबेबिलिटी अगर देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग या दोनों एक साथ भी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितना आ जाएगा 4/52। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एस का देखेंगे, ये भी वही आएगा, ये भी 4/52 मीन्स 1/13 इंटरसेक्शन कुछ है नहीं, 1/13 एंड 1/13। अब हमें पता क्या करना है, आइदर और किंग और मीन्स यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और यूनियन एस पता करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/13 प्लस 1/13, दोनों के नीचे 1 है, तो दैट इज 2/13। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला एंड ये यूज़ किया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन यहाँ और का यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 ऑप्शन ए इज़ द
करेक्ट ऑप्शन। अगेन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है लेट ए एंड बी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दे रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स क्या हुआ कि अगर आपका इस तरीके से दो सेट हैं ए और बी, तो ए यूनियन बी मीन्स क्या हुआ, ये पूरा सारा कुछ ये आपका ये भी साथ में इंक्लूड हो गया और ये आपका ए यूनियन बी बना। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी में ये एरिया सिर्फ लिया जाएगा, इट इज ए इंटरसेक्शन बी। कहते दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, मीन्स ये दोनों इक्वल हैं। तो ये कब इक्वल हो सकते हैं, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी हैं, ये कब इक्वल हो सकते हैं, ये चीज़ इसके बराबर जब दोनों बराबर हों, ए और बी बराबर होंगे तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये कॉमन आपका ये इधर खिंचता जाएगा, ये बराबर ज़्यादा से ज़्यादा तो ए बी को जब पूरा ले पाएगा तभी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन भी बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ सिचुएशन क्या आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट क्या आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी नॉट कौन सा एरिया होता है, ये एरिया होता है, ये वाला एरिया है ए इंटरसेक्शन बी नॉट। तो अब इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी नॉट में क्या आ जाएगा कि आपका कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ आपके ए के साथ में बी नॉट में जीरो आ जाएगा, क्योंकि बी नॉट बाहर का रहा। तो और ये बी पूरे के साथ आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट क्या आ जाएगा, जीरो। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका ए नॉट, इसी तरीके से ए का जब दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ देखो जरा, जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए या बी दोनों बराबर आ गए, ए कह दो या बी कह दो, तो आपका क्या आ जाएगा, आप इसकी जगह मान लो बी रख दिया, तो बी इंटरसेक्शन बी नॉट क्या आ जाएगा, नल सेट। इसी तरीके से अब यहाँ अगर ए नॉट इंटरसेक्शन बी कहा गया है, तो यहाँ पर आप बी की जगह ए रख दोगे तो ए नॉट इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा, नल सेट। तो यहाँ भी जीरो ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। दोनों का सम अगर दे रखा है बहुत जगह, तो ये दोनों का सम करके देंगे तब भी जीरो है। तो स्टेटमेंट वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1, ये कोई ज़रूरी नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1, ये ज़रूरी नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 ये नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर आपका दो कोई दे रखे हैं, दो सेट यहाँ जो दे रखे हैं, यहाँ ये जरूरी नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करना है, तो ए यूनियन बी में भी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ ये स्टेटमेंट इससे कुछ रीजन से कोई लिंक नहीं है, स्टेटमेंट ही गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट चॉइस। तो एग्जाम्पल 4 का क्वेश्चन नंबर, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसलिए गलत स्टेटमेंट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट 1 assertion is if A and B two events such that probability of A is equal to 1, probability of A is equal to 1 दे रखा है, this simply means equal to 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि A is सैंपल स्पेस, A आपका सैंपल स्पेस होगा तभी ऐसा हो सकता है, मीन्स A से बड़ा कोई सेट नहीं होगा। अब कहा गया देन A and B are इंडिपेंडेंट इवेंट, तो A और B दो इवेंट देखते हैं, B टू इवेंट है। अब A प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन भी पता करना पड़ेगा, तो ये क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर अगर आ जाए तो बात सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रखा है 1, तो ये आ गया 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ रहा है। अब ए इंटरसेक्शन भी देखें, क्योंकि ए सैंपल स्पेस है, तो ए सैंपल स्पेस है तो इंटरसेक्शन भी होगा किसके, बी के इक्वल, क्योंकि बी जो है सबसेट है, ए का ए सैंपल स्पेस है तो बी उसी में से लिया जाएगा, तो इसका मतलब ये बी आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी होगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ भी आ रहा है भाई, इसको चाहो तो लिख सकते हो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो दैट मीन्स इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए यही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ये। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ एंड ओनली प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, बिल्कुल करेक्ट है। 2 के लिए इफ एंड ओनली लगता है, 3 में नहीं लगता।
तो ये हमें ध्यान रखना है। 3 अगर यहाँ पर यही अगर 3 दिया होता तब ये नहीं लिख सकते थे। तो यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है और ये रीजन भी करेक्ट है, तो ए इज द करेक्ट चॉइस। यही अच्छा, ये 3 में अगर होता ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो नहीं होता, क्योंकि वहाँ म्यूचुअल भी होना जरूरी होता है। तो यहाँ 2 के लिए एंड ओनली करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, लेट ए बी सी बी 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी एक से ही है। तो ए बी सी 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मीन्स म्यूचुअली इंडिपेंडेंट मतलब इसमें ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटू बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर आपस में 1-2 में करना चाहो ए इंटर तो तब भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट 1 इज एसर्शन ए एंड बी यूनियन सी, ए एंड बी यूनियन सी, ये 2 सेट हैं। बी यूनियन सी मान लो एक्स कोई है इस तरीके से, तो हमें ये पता करना है ए इंटरसेक्शन एक्स, इसका पता करना है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और माइनस में क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स चाहिए, तो यहाँ हम वैल्यू रख के देते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आ जाएगा, इसको बड़ा ब्रैकेट करके। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस में, इसको पहले खोल देते ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एक सेट है कि, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 ही सेट हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपस में क्योंकि इंडिपेंडेंट दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी प्लस में इसको लिख सकते हैं पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, क्योंकि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट भी होगा, इसको तीनों इंडिपेंडेंट है तो भी 3 का भी प्रोडक्ट लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए पी बी पी सी, ये लिख सकते हैं। अब इसमें देखो पूरे में पी ए कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पहले यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बचेगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन ले लोगे, बी और सी बचेगा माइनस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये बचा। इसका मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब ए एंड बी यूनियन सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए यही कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट 1। रीजन इज ए एंड बी इंटरसेक्शन सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो ये तो होता ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करोगे तो ये तो दे ही रखा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका मतलब ही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये पता है ये पहले से इंडिपेंडेंट दे रखा है, तो पी ए पी बी पी सी का प्रोडक्ट है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन इसका कोई लिंक नहीं है, इससे इसका लिंक नहीं है, तो बी इज द करेक्ट चॉइस। एग्जाम्पल नंबर 7 में assertion is let n is greater or equal to 3, a1 a2 a3 an और n independent events मीन्स इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं, such that p a k is equal to 1 upon k plus 1, p a k मीन्स p a1 पता करना है, अगर n is greater than 3 मीन्स कम से कम इतना तो रहेगा, p a1 पता करना है, ये फॉर्मूला सबके लिए है, यहाँ k is 1 n सबके लिए है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 1 मीन्स 2 आ जाएगा, a2 पता करना है तो 3 आ जाएगा, नीचे एक जोड़ देना है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ a3 पता करोगे तो 1/4 आ जाएगा। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ an पता करोगे तो ये 1/n+1 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ a0 a2 a3 इंटरसेक्शन पता करना है, तो ये जब हम पता करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट दे ही रखा है, तो इंडिपेंडेंट अगर a1 इंडिपेंडेंट है तो a1 नॉट भी इंडिपेंडेंट होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 नॉट
into probability of A3 naught into probability of AN naught. Probability of A1 naught means 1 upon 1 minus 1 by 2. Here 1 minus 1 by 3 into 1 minus 1 by 4, and similarly 1 upon 1 minus 1 upon 1 minus n plus 1. Here 1 minus 1 by 2 means 1 by 2, 1 minus 1 by 3 means 2 by 3, then 3 by 4, and multiplied by लास्ट में क्या मिल जाएगा, n अपॉन n प्लस 1. तो ये मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 2 2 से कैंसिल, 3 3 4 4, इसी तरीके से n कैंसिल हो जाएगा. तो एट द लास्ट 1 अपॉन n प्लस 1. तो यहाँ यही दे रखा है, मीन्स स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. रीजन स्टेटमेंट 2 रीजन दे रखा, लेट A1 A2 AN बी n इज ग्रेटर और इक्वल टू 3. इवेंट्स एसोसिएटेड टू मीन्स कम से कम 3 होना चाहिए, क्योंकि 2 के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाता है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो जाता है. 3 के लिए इसलिए कहा गया इन्होंने. एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन A1 A2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट इफ एंड ओनली. यहाँ तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 2 के लिए इफ एंड ओनली लगता है. अगर 2 से ज़्यादा हो गए तो ये करें कि इसके ये प्रॉपर्टी से बाय इंडक्शन अगर यहाँ सही है तो क्या ये भी सही है, उल्टा भी इसका, तो ये नहीं होता ऐसा. क्योंकि अगर ये आपका केवल यही दे रखा है A1 A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन डॉट डॉट इंटरसेक्शन AN, अगर इनके प्रोडक्ट आपस में बराबर हैं तो हम नहीं रिजल्ट लगा सकते, कंक्लूड नहीं कर सकते कि वी कैन नॉट कंक्लूड दैट दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट, बिकॉज हियर केवल ये 2 के लिए रिजल्ट सही है, ए इंटरसेक्शन भी. 2 से ज़्यादा के लिए इनके म्यूचुअली होना भी ज़रूरी है. तो इस बी सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. एग्जाम्पल नंबर 7th. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई वी हैव चूजन हियर. ये जो है हमारे साथ की टीम वालों ने कहा ये क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं, इसलिए हम इसको ले रहे हैं. लेट क्वेश्चन नंबर 8, लेट A B C be 3 events such that probability of C is equal to 0. probability of C is equal to 0 means C में कोई एलिमेंट नहीं है, C is null set. C is null set. तो इसका मतलब क्या है, अगर हम सेट में कन्वर्ट करें तो यहाँ ये एक रिजल्ट लिया जा सकता है. ठीक है, probability of C is equal to 0. assertion 1, probability of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C is equal to 0. अगर probability of C 0 है तो देखते हैं. तो probability of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C चाहिए, और ये क्या आएगा, तो हमें पता है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 3 का सेट, मान लो 3 सेट इस तरीके से हैं, और तीनों में कह रहे हैं ये पता करना, और C कह रहे हैं C में probability of C इक्वल टू 0 है. तो हमें पता है ये हमेशा लेस आर इक्वल टू C होगा, क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो C से ज़्यादा नहीं हो सकता. तो इनकी अगर प्रोबेबिलिटी पता करेंगे तो ये भी लेस आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी बड़ी नहीं हो सकती. सेट अगर छोटा है तो प्रोबेबिलिटी भी कम होगा. इसका मतलब ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ C का वैल्यू है 0, लेस आर इक्वल टू 0, तो नेगेटिव तो होता नहीं कोई प्रोबेबिलिटी. तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वैल्यू क्या आएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या होगा, 0 होगा. तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है. अब देखते हैं यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ 3 का यूनियन दे रखा है, 3 का फॉर्मूला लगा देते हैं इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल से. प्रोबेबिलिटी ऑफ P प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. अब यहाँ हम देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C जहाँ जहाँ है वहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. और B इंटरसेक्शन C, देखो B इंटरसेक्शन C इज लेस आर इक्वल टू C, A इंटरसेक्शन C इज लेस आर इक्वल टू C. तो जब इनका प्रोबेबिलिटी पता करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी भी, इसका प्रोबेबिलिटी भी C से छोटा होगा, तो इसका तरफ 0 या 0 से छोटा होगा, तो ये सब 0 आ जाएंगे. तो ये पार्ट 0 आ जाएगा जहाँ जहाँ C है, C ये भी 0 आ जाएगा. और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C दे ही रखा है 0 है, तो ये भी 0 आ जाएगा. तो हमारा C भी 0 आ जाएगा. तो बचेगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B.
और ये इसी फॉर्मूले प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 0 के दोनों रिजल्ट उसी से आए कि 0 रख के ही आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका तो इससे ये स्टेटमेंट लिया गया ऐड करके। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, और साथ में यहाँ पर स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट, लेकिन यहाँ पर उल्टा दे रखा है, हमने इसका इस्तेमाल करके निकाला है, इससे रिजल्ट नहीं लिया है, ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर सी कैसे गायब होगा जब तक ऊपर नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ इफ एंड ओनली इफ वाली बात नहीं, मतलब रीजन आपका रीजन से नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट इससे हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 0 से हो रहा है। तो ये रीजन वाला, ये वाला ऊपर और रीजन दे रखा है, रीजन में रीजन नहीं दे रखा है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, बट रीजन दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 0 से आ रहा है, तो केवल बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो बी इज द करेक्ट चॉइस बिकॉज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रीजन इज प्रोबेबिलिटी सी इक्वल टू 0, और ये रीजन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 या और क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 2 पर्सन्स ए एंड बी सच दैट द चांसेस ऑफ बी स्पीकिंग ट्रूथ आर ट्वाइस दैट ऑफ ए। ये सारे कुछ जो IIT मेन के क्वेश्चन हैं, तो इनको हम इसलिए कवर किए हैं। देयर आर 2 पर्सन्स ए एंड बी सच दैट द चांसेस ऑफ बी स्पीकिंग ट्रूथ आर ट्वाइस दैट ऑफ ए and A speaks truth in more than 25% cases, means probability of A is greater than, more than दे रखा है तो इक्वल नहीं आएगा, ये 25% इसकी प्रोबेबिलिटी है, मीन्स 25/100। तो ये दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन, इक्वल नहीं दे रखा है, ग्रेटर देन 1/4 है। ये रिजल्ट हमारे पास है। तो और प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर आर 2 पर्सन्स एंड बी सच दैट बी स्पीकिंग ट्रूथ आर ट्वाइस दैट ऑफ ए, और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है इज ग्रेटर देन ट्रूथ आर ट्वाइस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू दे रखा है, ये ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए है। इसका मतलब ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी इक्वल टू में कर सकते हो 2 × 1/4। तो ये वैल्यू ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये दो रिजल्ट हमारे पास हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन 1/4 होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 से ज़्यादा होगा। इन दो रिजल्ट से हमें पता करना इफ ए एंड बी कंट्राडिक्ट ईच अदर, मीन्स एक कहता है एक का सही है दूसरा झूठ है, मान लो कंट्राडिक्ट ईच अदर इन नरेटिंग द सेम स्टेटमेंट विद प्रोबेबिलिटी 1/2, देन इट इज सर्टेन दैट बी नेवर टेल्स लाई, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के सच बोलने की 1 आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, देन इट इज सर्टेन दैट बी नेवर टेल्स ए लाई, मीन्स अगर ये सिचुएशन आ जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नॉट और बी ए नॉट, ये वाले अगर प्रोबेबिलिटी 1/2 है, विद प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो जो बी की प्रोबेबिलिटी आएगी, मीन्स जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा ये 1 आएगा, 1/2 से ग्रेटर सिर्फ दे रखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 यहाँ दे रखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कुछ मान लेते हैं हम, इसको x मान लेते हैं, मान लो तो x मान लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना आ जाएगा, फिर ये 2x मानना पड़ेगा, तो 1 - 2x, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए को हमने x मान लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी इसका ट्वाइस है, मीन्स ट्वाइस ऑफ x। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ b 2x और यहाँ 1 - x, दिस इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व करते हैं यहाँ, तो x - 2x स्क्वायर प्लस 2x - 2x स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो हियर 2x मीन्स 3x - 4x स्क्वायर इक्वल टू 1/2। सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा -8x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ माइनस इधर ले आएंगे, तो 8x स्क्वायर - 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 4 2 में टूट सकता है, तो 8x स्क्वायर -4x - 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ 4x कॉमन है, तो 4x कॉमन करेंगे तो यहाँ आ गए 2x - 1, यहाँ -1 कॉमन, 2x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1/4 और x इक्वल टू 1/2। ये दो बातें आ सकती हैं। तो अब देखो x 1/4 हो नहीं सकता, क्योंकि x मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 1/4 होना चाहिए, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्टेड। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1/2। अब x 1/2 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना आ गया, 1/2,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फिर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि ट्वाइस है इसका 1, तो इसका मतलब इसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी अगर ये सिचुएशन सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बी नेवर टेल्स ए लाई। तो देखो स्टेट क्वेश्चंस को कैसे दिया जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 1/2, बिल्कुल करेक्ट है, इसी से हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर आपका जो है 1/2 इसी को लेकर ये इसका बनाया है प्रोबेबिलिटी, तो ए इज द करेक्ट चॉइस in assertion means both statement are correct and correct reason is also given in statement 2. Question number 10 है a fair die is thrown twice, a fair die is thrown twice, let A B denote the outcome in which the first throw shows A and the second throws B. Let A B be the events, A is equal to AB, A is even number and B set B is the even number, means a fair die is thrown twice, एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया, तो 1 से लेकर 1 6 36 चांस आएंगे, 2 1 से लेकर 2 6, 3 1 से लेकर 3 6, 4 1 से लेकर 4 6, इस तरीके से 6 6 तक 36 चांस आए। अब ए कोई है, ए इवेंट में क्या है, एक आ गया इफ फर्स्ट नंबर इज इवन, मीन्स इस तरीके से कि 2 1 से लेकर 2 6 तक, 4 1 से लेकर 4 6 तक, 6 1 से लेकर 6 6 तक, मीन्स 18 एलिमेंट है। बी कोई इवेंट दे रखा है जिसमें बी इज इवन नंबर, मीन्स लास्ट वाला इवन नंबर हो, तो 1 2 से लेकर 6 2 तक, इसी तरीके से 1 4 से लेकर 6 4 तक, 1 4 6 4 ठीक है, और 1 6 से लेकर 6 6 तक, इसमें भी 18 एलिमेंट आएंगे, लेकिन ये दूसरा वाला इवन नंबर ये इवन होना चाहिए, इसमें ये इवन होना चाहिए, 2 4 6 होना चाहिए। अब सी कोई इवेंट है, इफ असर्शन दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 असर्शन इज इफ सी इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए प्लस बी ऑड नंबर, ए प्लस बी ऑड नंबर, ऑड में एक इवन होगा तभी ऐसा हो पाएगा। तो आपका इसका मतलब पूरा सी में आ जाएगा ये सारी चीज़ें। 2 1 इसमें कहा गया है दोनों, अच्छा ए प्लस बी ऑड नंबर, तो ए प्लस बी ऑड नंबर में एक इवन देना पड़ेगा, तो इसका मतलब 2 1 हो सकता है, फिर 2 2 नहीं आएगा, 2 3 होगा, 2 5 होगा, इसी तरीके से 4 वाले में 4 1 होगा, फिर 4 3 होगा, 4 5 होगा, एक इवन तो एक ऑड होना होगा, इसी तरीके से 6 1 6 3 6 5 होगा एक, अच्छा यहाँ इसी तरीके से 1 2 होगा, फिर 2 2 नहीं होगा, फिर क्या होगा 1 के बाद 1 2 1 4 होगा, 1 6 होगा, इसके साथ में इधर इसके साथ करेंगे 4 के साथ में, तो 1 4 होगा, फिर 1 6 होगा, 1 2 हो चुका है। तो इस तरीके से हम देखेंगे सी वाले मिल जाएंगे एलिमेंट। अब यहाँ देखो जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, हमें कहा गया देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हमारा काम है ये पता करना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी देखें तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, ये कह रहा है ए कह रहा है पहला नंबर इवन होना चाहिए और बी कह रहा है दूसरा नंबर इवन होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी में अगर हम देखें तो हमारे नंबर कैसे होंगे, दोनों इवन नंबर होंगे, पहला वाला भी इवन हो दूसरा वाला भी इवन हो। अब सी में कहा गया दोनों का सम जो है ऑड आना चाहिए, तो सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ नहीं मिलना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि यहाँ जो है ज़रूरत तो उतनी चाहिए, ये 0 आएगा, यहाँ 1/8 दे रखा है, तो पहले पता चल गया कि स्टेटमेंट 1 गलत दे रखा है, स्टेटमेंट 1 गलत है, तो ये ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी समझने के लिए एक और दे रखते हैं, रीजन भी देख लेते हैं, ये सही होना चाहिए क्योंकि एक सही स्टेटमेंट होता है, एक ही गलत होता है। ए बी इफ ए प्लस बी इज इवन नंबर, अब ये कह रहा है ए प्लस बी इवन नंबर है, तब हम देखते हैं अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी पता करें तो देखो ए प्लस बी इवन नंबर में कितने आ जाएंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी में अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन बी में केवल ए इंटरसेक्शन बी पहले देख लेते हैं क्योंकि डी के साथ भी ज़रूरत है। तो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 3 यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि 1 2 वाले आपके दोनों में 18 एलिमेंट हो गए इंटरसेक्शन भी, क्योंकि दोनों इवन बन रहेंगे। तो दोनों ही बन रहेंगे तो किस तरीके से कि आपके 2 4 मतलब इसमें 18 में 9 इधर आ जाएंगे, 9 इधर, तो 18 हो जाएंगे। तो इस तरीके से इंटरसेक्शन बी में 18 9 आएंगे, दोनों में 9 आधे आधे कॉमन है, इंटरसेक्शन बी कहा गया है। तो 9 एलिमेंट इंटरसेक्शन बी में आने हैं।
अब यहाँ क्या कहा गया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, और डी कहा गया ए प्लस बी इवन नंबर। तो ए प्लस बी इवन नंबर तो पूरा आएगा, क्योंकि जब दोनों इवन नंबर रहेंगे ए इंटरसेक्शन बी में तो उनका सम तो इवन नंबर आना ही है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो हमेशा डी का सबसेट ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी में टोटल 9 एलिमेंट आने हैं, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि डी में इससे ज़्यादा एलिमेंट आने हैं। तो इंटरसेक्शन लोग ये 9 एलिमेंट ही हैं, तो डी में टोटल 9 एलिमेंट रहेंगे इसके नंबर अगर देखें। अब कहा गया ए यूनियन बी में देखें, ए यूनियन बी में तो एलिमेंट कितने आ जाएंगे, ए यूनियन बी का एलिमेंट देखें तो यहाँ देखो इसमें कहा गया है पहले वाले में कि भाई ये इवन हो तो चलेंगे, तो 18 ये और 9 इसमें से कॉमन है, तो 18 + 18 - 9 तो 27 एलिमेंट ए यूनियन बी में आ जाएंगे। ए यूनियन बी ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो इसमें आपके इतने आ गए। तो हमें चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी और ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी ऑलरेडी अकड़। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखोगे तो ए यूनियन बी के ये सबसेट ही हैं, तो इस ए यूनियन बी में तो सभी एलिमेंट आ जाएंगे, 27 में से 9 एलिमेंट तो मिलेंगे ही। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9/27, तो 1/3 आना चाहिए, तो 1/3 यहाँ दे रखा है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पहला ही गलत है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax + by = 0 एंड cx + dy = 0 where a b c d belongs to the, ये सेट है 0 and 1 मीन्स a b c d, ये या तो 0 होंगे या तो ये 0 होंगे या फिर 1 होंगे, 2 ही नंबर में से हो सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक के लिए a के चांस कितने हैं 2, b के भी चांस 2 हैं, इसके सबके 2-2 चांस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ए बी सी डी के 16 हो गए, 2 × 2 2^4 एक तरीके से। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव ए यूनिक सॉल्यूशंस, तो अब देखो यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या है, ए बी सी डी, ये वैल्यू जो इनका डिटरमिनेंट आएगा नॉट इक्वल टू 0। तो अब लेकिन लेना इन्हीं में से है, तो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इनका इस तरीके से रखें, मान लो यहाँ 1 रखो यहाँ 1 रखो, क्योंकि तभी ऐसा नहीं पर 0 आ जाएगा। अब ये 1 1 नहीं रख सकते यहाँ, तो एक 1 रखा तो एक 0 रख दिया, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा है यहाँ 1 1 रखा, इस यहाँ 0 रख दिया, इधर 1 रख दिया। तीसरी पॉसिबिलिटीज है इधर 1 मेन डायगोनल में और यहाँ हमने दोनों 0 रख दिए। तो तीन पॉसिबिलिटीज़ ये इनके डिटरमिनेंट्स, इनका 1 आने का है। इसी तरीके से -1 आने के लिए कि इनका ये इस तरफ 1 रख दिया, यहाँ 0 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, या फिर सब डायगोनल में 1 1 रख दिया, ये आपका इधर 1 रख दिया, इधर 0 रख दिया, या फिर सब डायगोनल में 1 1 रख दिया, इधर 0 इधर 0। इसके अलावा कोई चांस बनता नहीं है। इन सब में जो ऊपर वाला है इनमें डिटरमिनेंट 1 आएगा, इनमें डिटरमिनेंट -1 रहेगा। बाकी कुछ भी रख देंगे, अगर ज़्यादा ज़्यादा 1 रखेंगे जितनी पॉसिबिलिटीज़ है, बाकी सब 0 देंगे। तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, मीन्स नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं 6, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 16। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 16 है, तो सिर्फ इसमें यही सिंपल है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा इवेंट का, ये आ जाएगा 6/16, मीन्स कैंसिल करोगे तो 3/8। तो स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम हैज ए सोल्यूशन इज 1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सोल्यूशन होने की 1 है। तो 1 इसलिए है क्योंकि ए बी सी डी या तो नॉट इक्वल टू 0 होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। अगर इक्वल टू 0 हो रहा है तो इधर ये होमोजीनियस इक्वेशन दे रखा है, राइट में इक्वल टू 0 दे रखा है, तो अगर 0 आ गया तो मेनी सोल्यूशन आ जाएगा, और अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। मीन सोल्यूशन तो इसका होना ही होना है। इसमें होमोजीनियस इक्वेशंस में नो सोल्यूशन की कोई बात नहीं होती। इक्वल टू 0 दे रखा है तो यूनिक सोल्यूशन तो 0 0 हो गया। बाकी जो है आपके मेनी सोल्यूशन तो होने ही होने हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ आंसर जो आपके बी वाला स्टेटमेंट 2 दे रखा है, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका लिंक नहीं है। लिंक देखें तो इससे कोई, ये स्टेटमेंट 1 से इसका कोई मतलब नहीं है। स्टेटमेंट अलग है, ये अलग है। तो बोथ आर करेक्ट बट देयर इज नो लिंक बिटवीन असर्शन एंड रीजन, देयरफॉर चॉइस इज द बी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लेट H1 H2 H3
HN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स मीन सबको जोड़ के 1 भी आ रहा है विद प्रोबेबिलिटी ऑफ PHI इज ग्रेटर देन 0, हर एक की प्रोबेबिलिटी I इज ग्रेटर. लेट E बी एनी अदर इवेंट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 0 to 1 एक्सेप्शन 1. यहाँ देखो बेस थ्योरम को बताया गया है. यहाँ पर बेस थ्योरम में किस तरीके से यहाँ दिया गया है कि बहुत सारे इवेंट हैं, इस तरीके से इन सबको H1 इस तरीके से बांट रखा है. मीन्स H1, H2, H3, H4 इस तरीके से यहाँ HN. अब क्वेश्चन है कि ये इस तरीके से इनका सबको जोड़ के सैंपल स्पेस बन रहा है. मीन्स इनके सबके यूनियन से सैंपल स्पेस बन रहा है, एग्जॉस्टिव है, HN है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, कोई किसी से मिलते भी नहीं है. अब लेट E विद एन अदर इवेंट, एक E कोई इवेंट है जो इस तरीके से इनके पार्ट होंगे, तो प्रोबेबिलिटी आप यहाँ ये इसको ही मान लेते हैं. बेस थ्योरम में टोटल या टोटल लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, यहाँ ये मान लो E प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इन H1 है, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ E इन H1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इन H1 ये हिस्सा मान लो E इन H1 है. इसी तरीके से ये आपका E इन H2 है. इस तरीके से ये दिए हुए हैं. तो क्वेश्चन क्या है, अब जो प्रोबेबिलिटी में पता करते हैं स्टेटमेंट असर्शन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ H1, प्रोबेबिलिटी ऑफ HI मीन्स कोई HI लिया गया है वेयर E इज ऑलरेडी टेकन. ये वैल्यू होता कितना होता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी HI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इन HI बेस थ्योरम से डिवाइडेड बाई सिग्मा इनका कर लिया जाता है जितना है, सिग्मा प्रोबेबिलिटी या पूरा कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ E से डिवाइड कर दिया जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी से. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये वैल्यू जो इधर का वैल्यू है ये हमेशा आपका ग्रेटर होगा, इससे इधर वाले वैल्यू से हमेशा ग्रेटर होगा. मीन्स RHS का जो डिनोमिनेटर है, तो इसको हम देखें तो क्या मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ HI इंटू E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E ये बन जाएगा. तो इक्वल टू क्या आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ HI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इन HI. तो इधर का वैल्यू मीन्स ये वैल्यू हमेशा इससे ग्रेटर रहेगा. तो ग्रेटर हमेशा रहेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E का वैल्यू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E का वैल्यू लेस देन 1 का रखा है. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E का वैल्यू लेस देन 1 है तो लेस देन 1 से कोई नंबर अगर डिवाइड करेंगे तो ये जो यहाँ वैल्यू ये बड़ा हो जाएगा ज़्यादा. मीन्स कोई अगर नंबर x है और इसको आप 1/2 1/3 से डिवाइड करो 3x बन जाएगा. तो ये तो बात सही कह रहा है कि ये वाला वैल्यू हमेशा बड़ा रहेगा. लेकिन यहाँ कंडीशंस है, ठीक है. अगर मान लो केस ऐसा कर दें कि यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोबेबिलिटी दे दें, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ H यहाँ जैसे हमने यहाँ मान लो कुछ दे रखा है H10 में ये इन्वॉल्व ही नहीं है, ये कुछ प्रोबेबिलिटी जहाँ पर हाई नहीं है. मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ HI दे रखा है इस तरीके से कि इसका तो रोल है लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इन HI में कोई रोल कोई ले ही नहीं रहा है, ये मान लो 0 है. तो उस केस में क्या आ जाएगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इन HI 0 है तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ HI ये वैल्यू क्योंकि 0 वाला है कंसिडर नहीं किया गया, ये वैल्यू 0 आ गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा. तो 0 आ जाएगा तो दोनों 0 बन गए क्योंकि ये भी 0 आ गया. मीन्स उस केस में जहाँ कुछ ले ही नहीं रहा है ये वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा. 0 आ जाएगा तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, ये ग्रेटर देन नहीं लगेगा, मीन्स यहाँ इक्वल टू भी लग जाएगा. तो ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है, इसकी वजह से क्या है, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन क्योंकि सभी केस के लिए सही नहीं है. हमें अगर यहाँ इक्वल टू लगा देते तो बात समझ में आती, इक्वल टू यहाँ हटा रखा है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. लास्ट में रीजन सही दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दे रखा है, तो सबको जोड़ के बनाना चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए. तो ये सही स्टेटमेंट है. लेकिन स्टेटमेंट में यहाँ इक्वल टू ना लगने की वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया है. तो एग्जाम्पल नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन. देखते हैं 13th. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13. 4 numbers are chosen at random without replacement from 1 to 3 to 20. मीन्स नंबर 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 इस तरीके से 20 नंबर्स हैं. द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर्स आर देन अरेंज इन ए सम ऑर्डर फॉर्म एन AP में उनको रखा गया नंबर को और 4 नंबर लेने हैं. तो पहले चीज दैट द चूजन नंबर्स आर
4 नंबर्स आर चोजन मीन्स 20C4, तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितना हो जाएगा 20C4। अब इन 4 नंबर में कहा गया अगर AP बनाए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए कॉमन डिफरेंस के हिसाब से अर्थमेटिक कॉमन डिफरेंस 1 का देखोगे, तो कॉमन डिफरेंस अगर 1 का देख रहे हो तो नंबर कैसे लेने पड़ेंगे 1 2 3, एक तो ये हो सकता है 1 2 3, फिर क्या हो सकता है 2 3 4, इस तरीके से लिख देते हैं 2 3 4 5। इस तरीके से हम देखें लास्ट में क्या होगा 20 19 18 17, तो 1 2 से लेकर 17 सबके यहाँ स्टार्ट करते हैं, तो 17 नंबर कॉमन डिफरेंस 1 के आ जाएंगे। तो कॉमन डिफरेंस 1 के 17 नंबर्स 17 नंबर मिले। इसी तरीके से कॉमन डिफरेंस 2 के मान लो देखते हैं, तो कॉमन डिफरेंस 2 के हम देखें तो 2 के देखोगे तो 1 3 5 7। इसी तरीके से 2 से करोगे 2 2 4 6 8। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में देखेंगे 20 18 16 और 14, तो इसके कितने मिलेंगे 14, तो कॉमन डिफरेंस 2 के 14 मिलेंगे। इसी तरीके से कॉमन डिफरेंस 3 के देखते हैं, 3 के देखेंगे तो 1 3 1 4 1 4 7 10 2 5 8 11। इसी तरीके से लास्ट में क्या हो जाएगा 20 17 14 और 11, तो इसके कितने हो जाएंगे कॉमन डिफरेंस 3 के 11। तो ये देखोगे AP बना लेते रखते हैं, AB कॉमन डिफरेंस 3 के। फोर्थ का हम एक एक करके बता रहे हैं, लेकिन AP बनाने लगते हैं, हमें डायरेक्ट रिजल्ट पता है लेकिन हम जान के एक एक कर रहे हैं बच्चों जैसा। इसी तरीके से फोर्थ का देखोगे तो फोर्थ का क्या आ जाएगा 1 कॉमन डिफरेंस 4 वाले 1, CD कॉमन डिफरेंस 4 वाले 1 1 के बाद 5 5 के बाद 5 4 9 9 4 13। इसी तरीके से 2 से देखोगे 2 6 10 14 और लास्ट में देखोगे 20 कॉमन डिफरेंस 4 लेना तो 16 12 और यहाँ 8, तो यहाँ 1 2 8 इनको देख लेते हैं 1 2 8 से, तो इसके 8 मिलेंगे। इसी तरीके से 5 वाले का देखोगे कॉमन डिफरेंस तो 3 और कम मिल जाएगा मीन्स 5 मिलेगा। इसी तरीके से 5 के बाद में 6 कॉमन डिफरेंस का देखोगे तो यहाँ पर 2 ही नंबर मिलेंगे। 6 कॉमन डिफरेंस का देखोगे तो क्या क्या मिल जाएगा, दो कौन कौन से 1 7 13 और 19। दूसरा मिलेगा 2 8 14 एंड 20, तो 2 ही मिलेगा, तो इसके बाद नहीं मिलेगा। 7 से आप करोगे तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि टोटल हमारे पास नंबर कितने होंगे 17 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 5 प्लस में 2, तो 17 to 19 14 और 5 19 11 8 19, तो 19 के 3 पेयर मिलेंगे, तो 19 टोटल 57 नंबर मिलेंगे। तो 57 आपके नंबर ऑफ इवेंट्स मिला, नंबर ऑफ इवेंट्स इक्वल टू 57 एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस 20C4। तो अब आपको क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 57 डिवाइडेड बाई 20C4 मीन्स 57 इंटू 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 20 19 18 एंड 17। कैंसिल करोगे तो 19 19 3 जा 57 और आपका यहाँ कैंसिल होके 4 इंटू 2 4 यहाँ चलो 5 जा फिर 3 इंटू 2 इंटू 3 तो 18 आ गया, 18 से कैंसिल हो गया तो ऊपर 1 आए नीचे 85 17 इंटू 5 तो 1/85, तो दिस इज द करेक्ट चॉइस। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट। इफ द 4 chosen numbers form an AP, this is the reason, then the set of all possible values of common difference is +-1 +-2 +-3 +-4 +-5। यहाँ नंबर उल्टा भी कर सकते थे लेकिन नंबर चूजन वही रहेगा, ऑर्डर बदल सकते हो। बट +-6 इज आल्सो देयर, 6 कॉमन डिफरेंस का यहाँ नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज नॉट करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Statement 1 is assertion is the probabilities of solving a new problem by 3 students are 1/2 1/3 and 1/4 respectively. The probability that the problem will be solved by them is 1/4। कि उनको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी पहले का 1/2 है, तो अब क्या जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्व, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्व, क्योंकि एटलीस्ट सॉल्व कहा गया है द प्रॉब्लम दैट विल बी सॉल्व। तो कोई भी सॉल्व ना कर पाए वो माइनस कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्व 1 माइनस 1/2,
इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2, 2/3 एंड 3/4। 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। लेकिन यहाँ 1/4 दे रहा है तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स स्टेटमेंट, दैट मीन्स ऑप्शन टी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, रीजन हमेशा सही होगा। तो जानकारी के लिए, इफ ए बी सी आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन द प्रोबेबिलिटी दैट द एट लीस्ट वन इज द सेम, मीन्स प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट सी नॉट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो इक्वल टू क्या जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। जो नहीं हो तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए नॉट बी नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखा है। तो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट बट द स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स स्टेटमेंट, देयरफॉर ऑप्शन टी इज द करेक्ट चॉइस। तो इस तरीके से ये हमारा 14th क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक लेक्चर हम और लेंगे और केस बेस्ड प्रॉब्लम, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज में हम ज़्यादा कवर कर रहे हैं, जिससे बच्चों को यही पढ़ के काम उनका चल जाए, अलग से कुछ ना करना पड़े। ओके, थैंक यू।